हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए एक जापानीज मूवी एक्सप्लेन करने वाली हूँ जिसका नाम है स्काई ऑफ लव। कहानी की शुरुआत में मीका बोलती है कि काश मैं तुम्हें उस दिन ना मिली होती तो मुझे ये पेन, ये सैडनेस फील नहीं करना पड़ता। वो सारी यादें जो कि अपने साथ आंखों में आंसू लाती हैं। लेकिन अगर मैं तुमसे ना मिली होती तो मुझे वो खुशी, एक्साइटमेंट और इतनी प्यारी मेमोरीज ये भी नहीं मिलती। अब कहानी यहाँ से 7 साल पहले की दिखाई जाती है, जब मीका स्कूल में थी। वो अपने दोस्तों से बातें कर रही होती है। एक दोस्त आया उसे बोलती है कि उसे दूसरे क्लास की नोज़ुमो पर क्रश है। लंच टाइम में अब ये तीनों सहेलियां मिलकर नोज़ुमो के क्लास के सामने ही घूम रही होती हैं उसे देखने के लिए। नोज़ुमो ये चीज़ देख लेता है और मीका को अपना नंबर देने लग जाता है, पर मीका पीछे हटने लग जाती है क्योंकि वो तो उसमें इंटरेस्टेड ही नहीं थी, जबकि उसकी दोस्त आया उसे पसंद करती थी। और पीछे हटते हुए वो किसी से टकरा जाती है तो वो तुरंत वहाँ से भाग जाती है। फिर आया उसे बताती है कि नोज़ुमो को मीका अच्छी लगती है। ये जानकर मीका प्रॉमिस करती है कि वो तो उससे दूर ही रहेगी। अब अगले दिन से आया और अच्छे से तैयार होकर स्कूल में आती है। मीका अपना फ़ोन खो देती है तो वो उसे ढूंढने के लिए लाइब्रेरी पहुंचती है, जिस पर किसी का कॉल आ रहा था। उठाने पर एक लड़के की आवाज़ आती है जो कि दोबारा मिलने के लिए कहकर कॉल कट कर देता है। मीका चेक करती है तो उसे पता चलता है कि उसके फ़ोन के सारे नंबर्स किसी ने डिलीट कर दिए हैं। वो तुरंत अब उसी नंबर पर कॉल करती है तो वो लड़का बताता है कि उसी ने डिलीट किया है। वो कहता है कि लोग अगर सच में उससे बात करना चाहते हैं तो वो खुद ही कॉल कर लेगा, तो मीका को उनके नंबर की ज़रूरत नहीं है। अब ऐसे ही वो लड़का रात को फिर से मीका को कॉल करता है, पर वो फ़ोन कट कर देती है। ऐसे ही वो डेली उसे कॉल करता है और वो अपना नाम बताने से भी मना कर देता है। वो उसे ऐसे ही अक्सर अनजान बन के बात करता। वो लड़का अपने बारे में उसे कई बातें बताता, जैसे कि वो कैसा दिखता है, कितना काइंड है और भी बहुत कुछ। मीका भी उसे बताती है कि उसे फ्लावर्स पसंद है, उसे एक खाली लाइब्रेरी पसंद है, वो भी अपने स्कूल की। फिर वो अपने स्कूल खुलने पर मिलने का प्लान करती है, लेकिन वो लड़का उसे हाँ नहीं बोलता, बस उसे आज सुबह के आसमान की एक पिक्चर क्लिक करने के लिए कहता है। ऐसे ही अब मीका का बर्थडे भी आ जाता है, पर उसके पेरेंट्स किसी चीज़ पर झगड़ रहे होते हैं। मीका को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, तो वो लड़का मीका के लिए बर्थडे सॉन्ग गाता है और कल स्कूल में मिलने को कहता है। दोनों अब अगले दिन मिलते हैं और ये वही लड़का था जिसे मीका टकराई थी। वो अपना नाम हीरो बताता है, पर मीका को तो जैसे इस सब पर विश्वास ही नहीं होता, इसीलिए वो तुरंत ही वहाँ से भाग जाती है। साथ ही उसे पता चलता है कि हीरो की गर्लफ्रेंड भी है, वो भी किसी दूसरे स्कूल में, तो वो और भी ज़्यादा अपसेट हो जाती है। अब घर जाते हुए वो देखती है कि हीरो वही फ्लावर स्कूल के बाहर लगा रहा था, तो वो उसे उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में पूछती है। वो कहता है कि उसकी गर्लफ्रेंड थी लेकिन अब नहीं है, और अब उसके चाम के आगे मीका भी पिघलने लग जाती है। वो उसके कहने पर चुपके से लाइब्रेरी भी आती हैं, जहाँ से दोनों साथ में साइकिल राइड पर भी जाते हैं। मीका को हीरो की कंपनी बहुत ज़्यादा पसंद आ रही थी। दोनों फिर हीरो के घर पहुँचते हैं लंच करने के लिए, जहाँ पर वो तुरंत मीका के साथ फ़ोटो क्लिक करता है और दोनों में किस भी होती है और साथ में ये लोग रोमांटिक टाइम स्पेंड करते हैं। लेकिन इसके ठीक बाद मीका हीरो के मुंह से किसी और लड़की का नाम सुनती है जिसका नाम साकी था, जिससे मीका के दिल को काफ़ी ठेस पहुंचती है और वो अपने घर वापस आ जाती है। उसका मन था कि वो हीरो से इस बार में पूछे कि वो लड़की कौन है, लेकिन उसके अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं होती। अगले दिन वो हीरो से मिलने जा ही रही थी कि कुछ गुंडे उसे किडनैप कर लेते हैं, जो कि उसके साथ ज़बरदस्ती कर रहे थे। रात को अब हीरा मीको को ढूंढते हुए वहाँ पर पहुँच जाता है। मीका उसे कुछ बता ही नहीं पा रही थी, पर हीरो उसे देखकर सब कुछ समझ जाता है। मीका उससे पूछती है कि वो यहाँ पर कैसे पहुँचा, तो हीरो बोलता है कि उनकी प्यार की ताकत उसे यहाँ पर लेकर आई है। हीरो अब जाकर उन सारे गुंडों की पिटाई करता है और उनसे सच उगलवाता है, जहाँ वो बताते हैं कि उसे मीका के साथ ये सब करने के लिए पैसे दिए गए थे, जो कि साकी ने दिए थे, जिससे कि हीरो को काफ़ी गुस्सा आ जाता है। वो साकी को लेकर आता है और उसे मीका के पैरों में फेंक कर बताता है कि ये उसकी एक्स गर्लफ्रेंड है, इसी ने ये सब करवाया है। हीरो मीका से पूछता है कि उन्हें साकी को क्या सज़ा देनी चाहिए। मीका के पास तो शब्द ही नहीं थे, वो उन सब से इतना डर गई थी, लेकिन आया साकी को ऐसे नहीं जाने दे सकती थी। वो सीजर से उसके सारे बाल काट देती है। इसके कुछ दिनों बाद ही मीका स्कूल जाने की हिम्मत जुटा पाती है। हीरो उसे लेने के लिए आता है, जो उसे अपनी फेवरेट जगह पर लेकर जाता है और बताता है कि बचपन में वो काफ़ी बुली हुआ है। इसी जगह उसने पहली बार अपने बुलीज को हराया था, इसीलिए वो जब भी यहाँ पर आता है तो ऐसा फील करता है कि वो और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो गया है। तो मीका बोलती है कि मतलब हीरो नदी की तरह है, जो कि हमेशा आगे बढ़ता रहता है,
पर हीरो कहता है कि नहीं, वो तो आसमान बनना चाहेगा, जो कि आसानी से मीका को ढूंढ सकता है, जो चाहे कहीं भी हो। अब मीका फाइनली स्कूल पहुंचती है और सभी की निगाहें उसी पर थी, जिससे कि उसे काफ़ी अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। उसके क्लासमेट्स ने बोर्ड पर उसके लिए काफ़ी बुरा भला लिख दिया था, ऐसे ही बाकी क्लास में भी लिखा गया था। लेकिन हीरो हर क्लास में जाकर बोर्ड साफ करता है और उन सभी को धमकी भी देता है कि जो कोई भी ऐसा कर रहा है, उसने अब दोबारा मीका को परेशान किया तो वो उसे छोड़ेगा नहीं, चाहे वो लड़का हो या फिर लड़की। मीका को भी इससे काफ़ी कॉन्फिडेंस मिलता है और अब उसे डर भी नहीं लगता लोगों के जजमेंट से, क्योंकि उसका लव, उसका हीरो उसके साथ है। कुछ दिनों बाद अब जब मीका की तबीयत खराब होती है तो चेकअप करने के बाद पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। ये बात वो तुरंत हीरो को बताती है। हीरो ये सुनकर वहाँ से भाग जाता है। मीका को लगता है कि वो बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने को तैयार नहीं है, पर हीरो भाग कर आता है और उसे एक गिफ्ट देता है अपने बच्चे के नाम और कहता है कि वो बहुत ही खुश है, वो इस सब की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। फिर दोनों अपने लिए प्रॉमिस रिंग लेते हैं और हीरो के पेरेंट्स से मिलते हैं। हीरो अनाउंस करता है कि वो स्कूल छोड़कर जॉब करेगा अपने बच्चे के अच्छे फ्यूचर के लिए, और उसकी फैमिली मीका को एक्सेप्ट कर लेती है। अब बारी थी मीका के पेरेंट्स को मनाने की। हीरो प्रॉमिस करता है कि वो पूरी मेहनत करेगा और 18 का होते ही वो मीका से शादी कर लेगा। मीका भी इसके लिए एग्री करती है, पर उसकी मॉम उसे समझाती है कि एक मदर बनना आसान नहीं है, लेकिन बच्चों की जिद के आगे उन्हें आखिर में मानना ही पड़ता है। स्कूल में साकी फिर से मीका को बुली करने के लिए आ जाती है, क्योंकि हीरो उसे प्रोटेक्ट करने के लिए अब स्कूल नहीं आ रहा था। पर मीका आपकी बारी शांत नहीं बैठेगी। वो साकी को सुना देती है कि उसकी फीलिंग्स हीरो के लिए सच्ची है और ये बात हीरो जानता है, इसीलिए वो कभी उन दोनों को अलग नहीं कर सकती, ये बोलकर वो चली जाती है। जिसके बाद क्रिसमस वाले दिन मीका और हीरो साथ में टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। तभी अचानक से मीका को पेन शुरू हो जाता है। उसे तुरंत ही हॉस्पिटल लाया जाता है और पता चलता है कि मीका का मिसकैरेज हो गया है। ये शायद साकी की वजह से हुआ है, जब उसने मीका को धक्का दिया था। हीरो और मीका इससे काफ़ी रोते हैं। उन्होंने तो काफ़ी सारे सपने सजा लिए थे बीते कुछ दिनों में ही, पर अचानक से उन सपनों का टूट जाना, ये सब उनके लिए सहन करना काफ़ी मुश्किल है। वो वादा करते हैं कि वो हर साल इसी दिन वो इस जगह पर आया करेंगे अपने अनबॉर्न बेबी की याद में, जहाँ पर हीरो ने मेमोरियल के लिए एक शोमैन बनाया था। ऐसे उनके स्कूल का फर्स्ट ईयर खत्म हो जाता है। सेकेंड ईयर के दौरान हीरो बहुत कम ही स्कूल में आता है, जो कि मीका को काफ़ी परेशान कर रहा था। उसे लगता है कि बेबी के लॉस से हीरो अभी भी बाहर नहीं आ पाया है। पर शाम को उसे आया का कॉल आता है, जो बताती है कि हीरो ने उन्हें इनवाइट किया है उसके घर मिलने के लिए। मीका को ये बात काफ़ी अजीब लगती है कि हीरो ने उसे इनवाइट क्यों नहीं किया। मीका फिर भी वहाँ चली जाती है और देखती है कि वहाँ पर कई लोग हैं, सभी लोग ड्रिंक कर रहे थे। हीरो भी बुरी तरीके से ड्रंक हो रखा था। मीका को ये सब देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो वॉशरूम जाती है और वापस आने पर वो हीरो को किसी दूसरी लड़की को किस करता हुआ पाती है, जो देखकर मीका वहाँ से तुरंत ही भाग जाती है। और पीछे हम हीरो को देखते हैं, जो कि उसे जाते हुए देख रहा था, यानी कि ये सब उसने जानबूझकर किया था। मीका फिर भी अगले दिन बात करने के लिए हीरो के पास जाती है, पर उल्टा वो तो मीका पर ये इल्ज़ाम लगाकर ब्रेकअप कर लेता है कि कल रात मीका ने नोज़ुमो को किस करा था। मीका फिर भी उससे बात करने की कोशिश करती है, पर वो बोलते हैं कि अब उसे बाकी लड़कियों में इंटरेस्ट आ रहा है। ये सुनते ही मीका उसके प्रॉमिस रिंग उसके मुंह पर फेंक कर वहाँ से भाग जाती है। लेकिन थोड़ी देर बाद फिर से मीका हीरो को मैसेज करके लाइब्रेरी में बुलाती है, ढंग से इस सब के बारे में बात करने के लिए। वो वहाँ पर रात तक उसका इंतज़ार करती रह जाती है, पर वो आता ही नहीं, ना ही उसका कॉल उठाता है। इसके बाद हीरो मीको को इग्नोर करना शुरू कर देता है। मीका उसे कई बार चांस देती है, लेकिन हीरो उसकी रिंग वापस करके ये बोल के चला जाता है कि अब से वो दोनों स्ट्रेंजर्स हैं। मीका के लिए ये सब काफ़ी ज़्यादा पेनफुल था। वो ठान लेती है कि अगर लव इतना पेनफुल है तो वो दोबारा कभी किसी को प्यार नहीं करेगी। ऐसे अब 1 साल बीत जाता है मीका को अपना बेबी खोए हुए। फिर आया क्रिसमस सेलिब्रेशन के लिए मीका को बुलाती है और उसे यू नाम की लड़की से मिलवाती है, पर मीका को उसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। मीका अब उसी जगह पर जाती है और देखती है कि वहाँ पर किसी ने पहले से ही मेमोरियल बना रखा है, वो भी स्नोमैन के रूप में। और वो पर्सन भला हीरो के अलावा कौन हो सकता है। मीका उसे ढूंढने की कोशिश करती है, जहाँ उसे हीरो तो नहीं मिलता पर उसे यूँ मिल जाता है। वो बोलता है कि वो तो वापस जा रहा था, पर मीका से फिर मिल गया। शायद उनका मिलना फेट है। मीका को भी लगता है कि कहीं ये सच तो नहीं। उसे ऐसा लग रहा था कि उसका बेबी उसे अकेले देखकर खुश नहीं है। अगले दिन अब स्कूल में मीका बताती है कि वो केदाई कॉलेज के लिए अप्लाई करने का सोच रही है। यूँ इसके लिए उसे ट्यूशन दे रहा है।
तब आया बताती है कि नोज़ुमो और हीरो सेम कॉलेज में अप्लाई करेंगे और अब बस 1 साल और बचा है, जिसके बाद ये सब अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएंगे, सब एक दूसरे से अलग होंगे। फिर मेका यू के साथ पढ़ाई करती है। वो उसके सर पर सेम वैसे ही हाथ लगाता है जैसे कि हीरो किया करता था। इसीलिए मीका को हीरो की याद आ जाती है और फिर वो अकेले बाहर आ जाती है बीच के पास शांति से बैठने के लिए। वो अपने ख्यालों में बैठी ही थी कि यूज के लिए ढेर सारे फ्लावर्स लेकर आ जाते हैं। मीका उससे पूछती है कि उसने कभी मीका से कुछ पूछा क्यों नहीं कि वो क्रिसमस वाले दिन बाहर क्यों थी। तो यू कहता है कि मैं समझ गया था और बताता है कि वो लड़का कैसा था। मीका कहती है कि वो एकदम नदी के जैसा था जो कि अपने साथ साथ बहा कर ले गया और उसे अकेला छोड़ गया। पर यू कहता है कि अगर वो नदी था तो मैं समुद्र बनूंगा तुम्हारे लिए, हर बार मैं वापस आऊंगा तुम्हारे लिए, न तुम्हें कभी अकेला छोड़ूंगा। तुम अपने मन की सारी परेशानियों को दूर कर लो, मैं तुम्हारा इंतजार करता रहूंगा। मीका को ये सब सुनकर काफी रिलीफ फील होता है कि कोई तो है उसके साथ जो कि हमेशा उसके साथ रहने का वादा कर रहा है। यू एकदम हीरो से अलग है, वो एकदम काम जेंटल है, उसमें वो ठहराव है जो कि हीरो में कभी नहीं था। फिर मीका अपने घर पर जाती है लेकिन वहाँ उसके पेरेंट्स लड़ाई कर रहे थे, तो मीका यू के घर चली जाती है उसके पास। वो बताती है कि उसे डर लग रहा है कि कहीं उसके पेरेंट्स डिवोर्स ना ले ले। वो अपने मम्मी पापा के बीच किसी एक को चूज नहीं कर सकती। अगली सुबह अब यू मीका को उसके घर छोड़ने के लिए जाता है। वहाँ पर मीका की एक फैमिली फोटो टुकड़ों में फटी हुई थी। यू तुरंत ही सारी फोटोज के पीसेस कलेक्ट करके उसे जोड़ने लग जाता है। फिर वो खुद को मीका के बॉयफ्रेंड के तौर पर इंट्रोड्यूस करवाता है। उसके पेरेंट्स से कल रात की मीका की कही हुई सारी बातें बताता है। मीका भी बोलती है कि आप दोनों भले ही कुछ दिन अलग रहकर अपनी इमोशन सॉर्ट आउट कर लो लेकिन डिवोर्स मत लेना। जिसके बाद यू मीका को वहाँ से वापस से लेकर चला जाता है। अब ऐसे ही समय बीतता जाता है और एक और साल निकल जाता है। जैसे ही दिसंबर आता है, क्रिसमस के वही टाइम जब मीका ने अपने बच्चे को खोया था, मीका उसी जगह पर जा रही होती है कि वो हीरो को उस जगह पर देखती है जिसने कैप लगा रखी थी। हीरो बोलता है कि ये उसका न्यू स्टाइल है। मीका पूछती है कि वो स्कूल क्यों नहीं आता, तो वो जवाब देता है कि उसका मन नहीं करता और वैसे भी वो काफ़ी ट्रबल क्रिएट करता है तो दूर रहना ही अच्छा है स्कूल से। मीका बोलती है कि उसे लगा था कि हीरो उनके बच्चे के बारे में भूल गया होगा। उसे काफ़ी अजीब लगता है कि कैसे वो इतने करीब थे और अचानक से इतने दूर हो गए। हीरो तो बस उसे एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट कहता है और वापस चला जाता है। मीका उसके पीछे भागती है उसे रोकने के लिए, पर फिर उसे यू की याद आती है कि कैसे यू ने उसे हमेशा संभाला है हीरो के जाने के बाद। इसीलिए अब वो उसे छोड़कर यू के पास वापस से लौट आती है। फिर वो स्कूल जाती है और लाइब्रेरी के बोर्ड पर जहाँ वो अक्सर हीरो के साथ आया करती थी उस पर लिखती है कि क्या वो खुश है अब। ऐसे ही अब स्कूल का लास्ट डे आ जाता है जहाँ मीको हीरो को ढूंढती है लेकिन वो वहाँ पर नहीं आया था। वह अब आखिरी बार लाइब्रेरी जाती है जहाँ उसे बोर्ड पर एक जवाब दिखाई देता है। इस पर लिखा हुआ था कि मैं एक बार अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश था। मीका उस टेक्स्ट को बाय करके चली जाती है और अब वो प्रॉपरली हीरो से मूव ऑन करने का ठान लेती है। वो अब कॉलेज में आ गई थी, अच्छे से पढ़ाई करती है, यहाँ पर नए दोस्त बनाती है और अब भी यू के साथ ही थी। लेकिन वो एक बार हीरो को याद करती है, साल में एक बार, उसे क्रिसमस के टाइम पर। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो आज के दिन मीका को रिंग देकर प्रपोज करता है। ये एक प्रॉमिस रिंग थी उनके हमेशा साथ रहने की। मीका फिर वही मेमोरियल के पास जाने लग जाती है तो यू उसे रोकने की कोशिश करता है कि कहीं वो दोबारा हीरो से ना मिल जाए। तो मीका उसे रिंग दिखाते हुए बोलती है कि हमने अभी तो प्रॉमिस किया है ना कि हम हमेशा साथ रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। ये बोलकर वो मेमोरियल के पास जाती है लेकिन उसे अब की बार वहाँ पर हीरो नहीं बल्कि नोज़ुमो दिखता है। वो बताते हैं कि हीरो ने उसे यहाँ पर आने के लिए कहा था। उसने कहा था कि अब नोज़ुमो को यहाँ पर हर साल आकर बेबी के लिए प्रेयर करनी है। उसने 100 से भी ज़्यादा ग्लव्स और सॉक्स वगैरह दिए थे उसके बेबी के लिए यहाँ पर रखने को। मीका जब इन सब का मतलब पूछती है तो नोज़ुमो बताता है कि हीरो मरने वाला है, उसे कैंसर है। उसने ये बात मीका को बताने से मना किया था। वो अब भी मीका का इंतज़ार करता है और अकेले इस बीमारी से लड़ रहा है। कैंसर के बारे में उसे हाई स्कूल के सेकेंड ईयर में पता लगा था, ठीक उसी टाइम जब हीरो ने उसे ब्रेकअप किया था। और अब मीका को सब कुछ समझ में आ जाता है कि हीरो ने अचानक से वो सब कुछ क्यों किया। वो बस मीका को उसकी परेशानियों से दूर रखना चाहता था कि कहीं उसके जाने के बाद मीका अकेली ना रह जाए। नोज़ुमो के जाने के बाद भी मीका वहीं पर बैठी रहती है तो यू उसे ढूंढते हुए वहाँ पर पहुँच जाता है।
मीका वो उसे सब कुछ बताती है और कहती है कि मुझे अब हीरो के पास जाना होगा, वो मेरा इंतजार कर रहा है। यू उसे रोकने की कोशिश करता है क्योंकि अब वो वापस गई तो दोबारा उसके पास वापस नहीं आएगी। इसी बीच मीका के हाथ से वो रिंग गिर जाती है और यू को रियलाइज होता है कि वो गलती कर रहा था मीका को उसकी खुशियों के पास जाने से रोकने के लिए। वो मीका को जाने को बोलता है, उसकी खुशी मीका की खुशी में ही है, और बोलता है कि अगर हीरो ने उसे हर्ट किया तो वो उसे छोड़ेगा नहीं और मीका हमेशा उसके पास वापस आ सकती है। मीका को भी यू का ये सेल्फलेस बिहेवियर देखकर रोना आ जाता है, पर अभी उसका हीरो के पास जाना जरूरी था और पीछे बेचारा यू अपनी रिंग को देखकर रोने लग जाता है। मीका फिर हीरो के पास हॉस्पिटल पहुंचती है। पहले वो उस पर काफी गुस्सा करती है, उसे खुद से दूर करने के लिए, कुछ ना बताने के लिए, लेकिन फिर वो उसके हाथ में उनकी रिंग देखकर रोने लग जाती है। हीरो से यू के पास वापस जाने के लिए बोलता है क्योंकि वो उसके साथ ज़्यादा खुश रहेगी और वो भी बिना किसी चिंता के जा पाएगा। वो मीका से माफ़ी मांगता है उसे हमेशा अवॉइड करने के लिए, इतना पेन देने के लिए। मीका कहती है कि वो अब भी उससे ही प्यार करती है और हमेशा करती रहेगी, वो उसके साथ ही रहना चाहती है। मीका फिर हीरो वाली रिंग पहन लेती है और अब वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय हीरो के साथ बिताती हैं। हीरो छुप छुप कर उसकी फ़ोटो क्लिक करता है। मीका उसके लिए खाना लेकर आती है, अपने हाथों से उसे खिलाती है। वो अपने घर वालों को भी बता देती है कि वो कॉलेज से कुछ दिनों की छुट्टी ले रही है ताकि अच्छे से हीरो का ख्याल रख सके। तब उसके पेरेंट्स उससे एडवाइस करते हैं कि अगर वो ये सब कुछ सिंपैथी में आकर कर रही है तो ना करे क्योंकि ऐसे हीरो को भी अच्छा नहीं लगेगा। पर मीका बोलती है कि ये सिंपैथी नहीं है, हीरो के लिए उसका प्यार है। मीका अब रोज हॉस्पिटल जाती है और हीरो के लिए प्रेयर करने के लिए भी जाती है ताकि कोई मिरेकल हो और हीरो ठीक हो जाए। जिसके बाद हम देखते हैं कि मीका और हीरो कुछ टाइम के लिए हॉस्पिटल से बाहर निकलते हैं साइकिल राइड करते हुए। इस बार मीका साइकिल चलाती है। दोनों फिर स्कूल लाइब्रेरी जाते हैं और फिर हीरो की फेवरेट प्लेस जहाँ पर मीका हीरो को शादी करने के लिए कहती है। दोनों यहीं पर अपनी मैरिज वाउज लेते हैं और शादी कर लेते हैं। हीरो बोलता है कि उसका हमेशा से ही सपना था कि वो मीका और अपने बच्चे के साथ खुशी से रहे, जो सब कुछ पूरा नहीं हो सकता, और वो रोने लग जाता है क्योंकि वो मरना नहीं चाहता था। ये देखकर मीका उसे संभालती है। अगले दिन हम हॉस्पिटल में मीका को साकी दिखती है जो कि प्रेग्नेंट थी। वो मीका से माफ़ी मांगती है अपनी गलतियों के लिए, जिसके बाद वो हीरो के पास जाती है जो बोलता है कि वो मरने के बाद आसमान बनना चाहता है ताकि हमेशा वो मीका के पास रहे। मीका भी कहती है कि मतलब वो जब भी आसमान की ओर देखेगी उसे लगेगा कि हीरो उसे देख रहे हैं। फिर डॉक्टर हीरो का चेकअप करने के लिए जाते हैं। हीरो अपना कैमरा मीका को देते हुए उसके सारे पिक्चर्स प्रिंट कराने के लिए बोलता है और चला जाता है। मीका को कुछ अजीब लग रहा था, उसका मन कह रहा था कि मानो वो हीरो को रोक ले, पर वो कुछ नहीं कहती। अब जब मीका फोटोज प्रिंट करवाने के लिए गई थी तभी उसे हॉस्पिटल से कॉल आता है जहाँ पर हीरो की हालत काफ़ी ख़राब हो गई थी। डॉक्टर उसे बचाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। इधर मीका भागते हुए गिर जाती है और सारी फ़ोटोज़ बिखर जाती है। ये सारी फ़ोटोज़ मीका की ही थी जो कि हीरो ने छुप छुप कर उसके लिए क्लिक की थी। मीका तुरंत ही अब हीरो को वीडियो कॉल करती है और बोलती है कि बस वो रुक जाए, अपनी आंखें खोले। उसकी मीका उसके पास पहुंच रही है। वो बोलती है कि उसे रुकना होगा ताकि वो साथ में फ़ोटो ले सके, पर हीरो बस इतना कह पाता है कि मीका स्माइल करे। ये बोलकर वो दम तोड़ देता है। ऐसे ही अब कुछ दिन बीत जाते हैं। हीरो का फ्यूनरल भी हो गया था। उसकी फैमिली मीका को हीरो की डायरी भिजवाती है जो कि उसने मीका के लिए लिखी थी। अगले दिन हीरो के फेवरेट स्पॉट पर जाकर उसकी डायरी के साथ आत्महत्या करने की कोशिश करती है, लेकिन अचानक से डायरी के पेजेस हवा में उड़ जाते हैं जिसमें हीरो की ड्राइंग थी उनके फैमिली की, जिसमें वो, मीका और उनका बेबी था। ये देखकर मीका रुक जाती है। वो डायरी पढ़ने लगती है जिसमें सिर्फ मीका के बारे में लिखा हुआ था कि मीका की आंखें कैसी है, वो किस तरीके से हंसती है, और आखिर में लिखा हुआ था कि स्माइलिंग, जो देखकर वो रोते रोते हंसने लग जाती है। उसे रियलाइज होता है कि हीरो उससे कितने ज़्यादा प्यार करता था और उसे उसके लिए जीना होगा। इसीलिए वो अपने आप को संभालते हुए वापस से अपनी यूनिवर्सिटी चली जाती है अपनी लाइफ को आगे परस्यू करने के लिए। और इसी के साथ हमारी ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो गाइस, ये थी आज की वीडियो एंड होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।